नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो कि खास के देखा गया इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलेंस पे कामकाज करती है, सिक्योरिटी और सर्विलेंस में कामकाज करती है। कंपनी का नाम है नेल्को। और केवल इतना ही नहीं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ें पे कामकाज करती है। और आज की स्टॉक लर्निंग में मैं क्यों चर्चा करूंगा पता है? क्योंकि पूरे साल स्टॉक कभी चली नहीं, पूरे साल कभी चली नहीं। और आज यदि इसके 2 दिन का ट्रेडिंग की हिस्ट्री को देखूं तो तो ये कहती है, जो कि 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो सितंबर 22 में जो प्राइस थी, उस प्राइस के आसपास दोबारा आके खड़ी, उससे आगे निकल चुकी। अर्थात समझ में ये आती है, यहाँ पे फिर से वही रुतबा जिसको 2 साल के टारगेट को तोड़ती नजर आती है, जहाँ पे कई बार स्टॉक ने अपनी जो कह सकते हैं रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस के आसपास ही कामकाज बहुत दिनों तक किया था, लेकिन अब जाके लगता है कि अच्छा ये तो चलती नजर आती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में इसी पार्ट्स को लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के, जहाँ पे ये देखा गया कि एक साल में करीब 50% की जंप थी, और पिछले 5 साल के डेटा की बात करें तो नियरली 451% की इनक्रेडिबल जंप देखने को मिली है। और इस फैक्टर से देखने को बनती नजर आती है। आखिर क्या कहती है स्टॉक को लेकर के, चलिए जानते हैं अपने इस स्टडी में, जहाँ पे कुछ सवाल होती हैं, मन की सवाल होती है, और मन के सवाल में ही आपके साथ हम रखते हैं। जहाँ बुक वैल्यू कहता है 54 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कहता है 171 का। समझ में कुछ तो आती है जिनके पास क्या है, एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स की वैल्यूशन ठीक ठाक। अब आती है, कई दफ़ा के सुनने में आती है, कहती है लोग जो स्टॉक का पी छोटा होना चाहिए। स्टॉक का पी छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दर्शाता है कि स्टॉक में फिलहाल जो भीड़ है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो थोड़ा भीड़ कम होगा तो मार्केट में आप आसानी से जा करके सस्ते दामों पे सामान खरीद सकते हैं, और बाद में वही डंप करके अच्छे रेटों पे बेच सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करती है कितने का, 10 रुपये का, और फेस वैल्यू नियर अबाउट द 10 रुपये का। मतलब अर्निंग और फेस वैल्यू में कुछ बहुत बड़ा गैप देखने को नजर नहीं आई। लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो कहती है स्टॉक के पी क्या कहता है, 119 गुना। किसके बेसिस पे? ईपीएस के बेसिस। जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की यदि पी का आकलन करेंगे तो वो कहती है 84 का, और यहाँ पे उससे 40% से ज्यादा, नियरली कह सकते हैं 40% से ज्यादा, क्या कहती है, मार्केट ओवर वेटेज हो चुका है। तो क्या एक सवाल बनता है, ये जो ओवर वेटेज हुआ, क्या ये सस्टेन करने लायक है, या सेम रेंज में ट्रेड करती है, या गिरावट का संकेत तो नहीं? दोस्तों, ये बात के लिए एक ही कंक्लूजन में कहता हूं, जो कोई भी एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट नहीं होता मार्केट में। कहने के लिए बहुत सारा इंडिकेटर्स यूज किया जाता है कि इसका एंट्री पॉइंट ये होगा, इसका एग्जिट पॉइंट ये होगा। यदि यही कहानियां चलती रहती, एग्जिट पॉइंट एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को लेकर के, तो हर पल हर दिन जो ट्रेडिंग होता है ना, ये ट्रेडिंग नहीं होता, सब एंट्री पॉइंट को लेकर वेट करते रहते, सब एंट्री पॉइंट को लेकर के वेट करते और ट्रेडिंग करते नहीं। और एग्जिट पॉइंट को लेकर क्या करते, वेट करते, अच्छा ये पॉइंट पे आएगी तो बिकवाली करेंगे। कभी भी मार्केट में कभी भी एंटर किया जा सकता है, किसी टाइम में एंटर किया जा सकता है, बशर्ते उसमें एक ही कंडीशन है, वो रूल है, ये है, जो टारगेट आपकी क्या है। उस टारगेट का भी एक फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला पे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे अपने न्यू के कुछ जब हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी डेवलप करते नजर आते हैं तब इसमें लेकर चलेंगे। अभी यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो टारगेट, 2 तरह की टारगेट होती है, टर्म टारगेट और द ग्रो टारगेट। सब के सब ग्रो के लिए काम करते हैं, तो दोनों में आपस में जो भी हो जाए पहले उसको आकलन करके निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, यदि बैंक में आप एफडी भी डालते हैं तो उसका भी टाइम लिमिट होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वहां पे आपकी फिक्स इंटरेस्ट बन जाती है, और यहाँ पे आपको ग्रो लेवल पे
खुद को ध्यान देना होता है, जहां पे स्टॉक का डेट टू इक्विटी कहती है 0.46 और करंट रेशियो कहती है 1.09। इन दोनों को आपस में एक ही साथ क्यों स्टडी करते हैं पता है? इसका भी एक रीजन है यहां से। एक वो चीज है जो कि इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से दबाव डालता है, और एक वो चीज है जो कि उधार सेल्स को लेकर के प्रॉफिट बुक करके दिखाती है, जो ये हमारा, जहां पे उधार सेल्स में देखा जाता है कि आखिर रिस्क फैक्टर क्या है, क्या उसमें ऐसा तो नहीं कि बैड डेट्स होने के चांसेस हैं। इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं। जहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग इज 50% इज टाटा ग्रुप्स, और नंबर ऑफ शेयर की बात करें 2,28,00,000। आर की बात करें 23%, आर की बात करें 20%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड 0.19% का है। और कंपनी की कामकाज में देखने को ये मिली, जो कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, स्टार्टेड इन द 1940 में कंपनी बनी थी, और 40 में कंपनी बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नैल्को ऑफर सॉल्यूशंस in the area of the VSTET connectivity, SATCOM project and the integrated security and the surveillance solutions पे कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं कुछ, सबसे पहले कुछ सेंटिमेंटल को लेते हुए, उसके बाद आते हैं मार्केट को लेकर। यहाँ पे सेंटिमेंटल को लेते हुए नजर आती है, उसमें कंपनी के पास कुछ कंप्लायंस को लेकर के कुछ आया था। क्लियरिफिकेशन की बात किया गया है, 2 मिनट पहले देखने को यहाँ पे मिली थी। अब आखिर क्या है उसमें, यहाँ पे ओपन तो नहीं हो रहा, हम इसको देखते हैं। कुछ यदि यहाँ से मिल जाए तो शायद कुछ अपडेट मिल सकता है, देखते हैं। लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात करती नजर आती है, उसके बाद फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बीएससी के ऊपर कहती है कुछ ऐसा अपडेट है। अपडेट क्या है, हम चलते हैं। मूवमेंट ऑफ द प्राइस मूवमेंट की बात करती है, उसमें भी हम बीएससी के ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे कुछ अपडेट्स की। यहाँ पे लेटेस्ट में 5 अपडेट निकल के आई, उसमें कहते हैं क्लियरिफिकेशन शॉर्ट 52 वीक हाई, और लगातार अपर सर्किट को टच करती हुई, वॉल्यूम में लगातार इंक्रीज करती हुई स्टॉक में। इससे पहले भी शेयर सर्टिफिकेट इन द लॉस की बात करती थी। अब आते हैं एक फैक्टर जिसको कहते हैं आखिर हुआ क्या यहाँ पे, उसको लेकर के जानते हैं, और उसके बारे में यहाँ पे देखा गया क्या कहती है इसको लेकर। कुछ ऐसा अपडेट होगा तो हम लेते हैं और समझते हैं उसको लेकर। ये प्राइस मूवमेंट की बात करती नजर आती है। कहा है कंपनी ने, ये यहाँ पे अपडेट आया, कहती हैं द एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द नेल्को लिमिटेड इन द प्राइस विद द रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द investor have latest relevant information about the company and inform that the market so that the interest of the investor is safeguarded। और इट इज रिप्लाई टू द वेटेड की बात कर रही है, जबकि कंपनी को अभी रिसेंटली इनके पास एक्सचेंज से एक क्या मिला, वेरिफिकेशन पूछा गया है, आपने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो हमसे छुपा करके अपनी किसको दे दिए, मार्केट लीडर को दे दिए। क्योंकि यहाँ पे चार्ट में ये देखने को मिली तो पिछले कुछ दिनों से चार्ट में कुछ नहीं था, जहां तक इसी प्राइस के आसपास चल रही थी रेजिस्टेंस के पास। आखिर 2-3 दिन में ट्रेडिंग सीजन में ऐसा क्या हो गया तो स्टॉक ने सीधे के सीधे बूस्ट कर दिया। ये इसीलिए सवाल बनता है, कई बार एक्सचेंज पूछती है, अब आती है कहती है जो मार्केट रिस्क के ऊपर होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। पीयर्स में देखा गया कि आईटीआई, तेजस नेटवर्क इनकी खुद की कंपनी, एवेंटेल्स, जीटीएल, नेल्को, एडीसी, ये सारी कंपनियां लिस्ट में है। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं, और उसमें कहती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाती है, और मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस लेवल में वाई में क्या कहती है, कहती है गिरावट है। क्यू में कहती है गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहती है गिरावट है। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट के आंकलन को देखेंगे तो उसमें कहती है कुछ बात, कहती है यहाँ भी गिरावट ही संकेत देता है। जब सब जगह गिरावट था तो मार्केट में इसका हुआ क्या, सेम प्राइस के आसपास सेम फंडामेंटल में इनका कामकाज चल रहा था, जबकि ये भी देखने को मिला जिसकी जो नियर अबाउट द रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें किसको लेकर के, फाइनेंशियल्स को लेकर के, तो यही निकल के आती है जो कि नियर अबाउट द सेम 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास की है।
कह सकते हैं 4 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ तक की इनकी हायर टू लोअर की रेवेन्यू प्रॉफिट की बात कर। नेट प्रॉफिट की आकलन करेंगे तो ईयरली बेसिस में कहती है नियरली जो लगातार इसने जंप किया है, इसमें कोई शिकायत नहीं मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि लगातार इसमें, लेकिन 12 महीने के डेटा में तो ऐसा शिकायत नजर आई है। अब आते हैं इसको लेकर के जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कहती है कि लगातार क्या हो रही है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 22, मतलब यहाँ तक लगातार सस्टेन कर रही है, मतलब लगातार कह सकते हैं टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता नजर आता है, कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से ईपीएस में देखने को मिला जो 10 रुपए के आसपास था वहां पे थोड़ा सा कमी देखने को मिला। आखिर कुछ बर्डन की बात करती है इसको लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, कहती है नहीं है, इसके पास ज्यादा बर्डन तो नहीं है, 7 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ के आसपास का है, जो कि ईयरली बात कर रही है। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को लेकर के जिसमें कुछ अपडेट्स कहती है, और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं नियरली 12% के आसपास 3 साल में। कंपाउंड प्रॉफिट की बात नियर 3 साल में कहती है 25% का, मतलब जितना सेल्स हुआ उसका दुगुना क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट की पार्ट निकलती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कि लगातार ग्रो लेवल है, रिटर्न इक्विटी भी लगातार 20% से ज्यादा ही आंकलन निकल के आती है। अब आती है यहाँ पे चर्चा करते हैं, हमेशा कहते हैं जो प्रॉफिट की पार्ट एक बुक किया हुआ प्राइस है, इस बुक किया हुआ प्राइस में क्या जानना जरूरी है, रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है। तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ, अब बैलेंस शीट में देखते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर क्या कहती है, लगातार गिरावट, ठीक है। इनकी फिक्स एसेट्स में क्या गिरावट, इसके बाद जब ये दोनों में गिरावट है तो इनका उधार की बात क्या करती है, उधार के बारे में कहती है 85 करोड़, 85 करोड़ का आया रहा उधार। उधार का रिस्क फैक्टर कितना है, 3 महीने का, जो कि पहले से थोड़ा सा कम हुआ है रिकवरी पीरियड। और बैलेंस शीट की फिगर को हमने देखा कितने का, करीब 85 करोड़ के हिसाब से, तो इसको देखेंगे आप प्रॉफिट से तो लगता है कि अच्छा ये तो 4 गुने हैं, 24 कह सकते हैं नियर अबाउट, लेकिन टोटल सेल्स के बेसिस पे क्या आती है 85 करोड़, एकदम 320 करोड़ में क्या है 85 करोड़ का मार्केट डेटर में रिस्क में चलती है। आते हैं आकलन को लेते हुए जहाँ पे हम इन्वेस्टर की एक नज़र डालते हैं किसको लेकर के, इनकी फाइनेंशियल्स को लेकर के, जो ईयर ऑफ ईयर की कंसोलिडेटेड डेटा कहती है, और वहाँ पे डेटा ये निकल के आती है जो नेटवर्थ पार्ट है उनका काफ़ी छोटा है, लेकिन जो ग्रो लेवल है वो नियर अबाउट द सेम है, और जो रेवेन्यू की पार्ट है उसमें खास के एक ईयर में खास के 23 के अंदर उछाल ज़्यादा थी कंपेरेटिव टू अदर ईयर। नेट प्रॉफिट की पार्ट के भी देखें आकलन करके तो वो नेट प्रॉफिट के पार्ट में कहती है नियर अबाउट द सेम, परसेंटेज ऑफ ग्रो सेम रही है, उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिली जिस हिसाब से जितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है उस लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन काफी कम मिलता नजर आता है। आते हैं कुछ सेंटिमेंटल को लेते हुए और यहाँ पे कुछ अपडेट की तरफ देखें तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, अनाउंसमेंट अब डिविडेंड का पार्ट भी शायद किया था ना शायद कंपनी ने रिसेंटली। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में देखा जाए तो कंपनी ने रिसेंटली अभी डिविडेंड दिया था जून के अंदर 2 रुपये 20 पैसे का, और यहाँ पे यदि स्टैंड लोन डेटा के हिसाब से देखें तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास रहा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 17% के आसपास की उछाल में देखने को मिला था, गिरावट थी इससे पहले पिछले पीरियड से। जबकि इनकी पीयर्स में कुछ डेटा को देखें और इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो ये भी ट्रेडिंग में देखने को मिला कि जो डिलीवरी वाले पोजिशन हैं उसमें काफ़ी कम ही देखने को मिला, बाकी सबके सब उसमें था। आते हैं आकलन के सिलसिला को देखते हुए और आते हैं इन्वेस्टर को लेकर, इन्वेस्टर की पोजीशन में देखने को क्या मिलती है, इसमें देखने को मिली कि 50% तो खुद ही बैठे हैं और 50% में आम रिटेलर की तादाद हो सकती है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की रिस्क जो यहाँ पे देखने को मिलती है उसमें क्या कहती है, क्या लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ी, तो ऑब्वियसली देखा जा सकता है मार्केट में नया जो शेयर होल्डर हैं वो यहाँ 42,000 थे पहले, जब 42 से 72,000 लोग आ गए तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब मार्केट में लगातार लोग की भीड़ होगी तो जब भीड़ बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, इसलिए रेट में डिफरेंसेस और बढ़ती जाएगी। तो
प्रमोटर में टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड, अटैच इन्वेस्टमेंट कंपनी और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके क्योंकि रिलेटेड। डीआई में बात करूँ तो सर डीआई में कोई है ही नहीं। पब्लिक की बात करूँ तो 44% की होल्डिंग, उसमें से कुछ एक तो एजुकेशन फंड की बात कर रही है और तरवीर की बात कर रही है, और तो 3 लोग को छोड़ दिया जाए, 2 3 2 4 5% को, तो यहाँ से हम 4% को निकाल भी दें तो लगता है कि 40% के आसपास क्या है पब्लिक कंप्लीटली ये होल्डिंग है। उसमें से भी ये देखा जा सकता है कि स्टॉक में जो आम रिटेलर है, खासकर जिन्होंने सब इन्वेस्टमेंट पर्पज से या ट्रेडिंग पर्पज से रखे हुए हैं, उनकी लिस्ट की तादाद देखा है तो वो कहती है करीब 33% के आसपास क्या है यहाँ पे 2 लाख से कम के इन्वेस्टर्स अर्थात इंडिविजुअल्स की लिस्ट है, और 5% के आसपास इंडिविजुअल जो कि 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में रखते हैं किसी एक स्टॉक में, उनकी लिस्ट निकल के आती है। तो ये एक आंकलन था जहाँ के पीयर्स में देखा गया कि पीयर्स में यहाँ पे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजी इन्फोटेक, कंट्रोल पाइप प्रिंट है, नेलकोज हैं, इनको रखा गया, चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो, कंसोलिडेटेड डेटा हो। इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से भी कंपेयर किया जा सकता है कि फंडामेंटल्स में आखिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इसके किसका बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, इसका भी आकलन किया जा सकता है। लेकिन कई बार ये हमने नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कई बार डेटा फेच में इशू की वजह से डेटा करेक्टली नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर भी करता हूँ इसको। तो हमने जानने का प्रयास किया नेल्को को लेकर के, जो टाटा ग्रुप की कंपनी थी, और यहाँ पे मूविंग एवरेज की तरफ देखें तो मूविंग एवरेज में लगातार सेम प्राइस के आसपास चल रही थी। आप यहाँ पे एक ही लंबा सा उछाल के साथ मार्केट में परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करें तो पिछले कुछ मैक्सिमम कुछ पीरियड में करीब मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 6000% से ज़्यादा की मूवमेंट करती नज़र आई है स्टॉक में। तो ये एक और कहती है जो इसमें 8% की सर्किट लगी थी स्टॉक को लेकर के। एक दिन का चार्ट को देखें, एक दिन के चार्ट में कुछ कई बार 8% तक गई थी लगातार, लेकिन बाद में थोड़ा सा गिरती नजर आई। और यहाँ पे इनकी फंडामेंटल स्टोर्स में ये कहती है कि यहाँ पे थोड़ा सा किसमें वाई में गिरावट था। तो आज के स्टॉक लर्निंग में हमने जाना इसको लेकर के, नेल्को को लेकर के, इनकी पोटेंशियल को लेकर के, इनके मूविंग एवरेज और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के जाके यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन जो दिया 2 साल की जो चार्ट था उसको ब्रेकआउट करते निकलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से कितनी ऊपर जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।